नमस्कार साथियों, मैं राजेश चौधरी चौधरी क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से हर एग्ज़ाम में कोई पोस्ट क्वेश्चन 100% आता है और वो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में और आराम से हल हो सकता है और वो मतलब कम समय में आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में उच्चारण स्थान नाम से जो टॉपिक है वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं आपके, या तो इसमें हमें उच्चारण स्थान कोई वर्ण दे करके उच्चारण स्थान पूछ लिया जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो पहले मैं आपको उच्चारण स्थान के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि उच्चारण स्थान मतलब वर्ण दे करके उच्चारण स्थान पूछ लिया जाएगा कि इसको उच्चारण स्थान क्या है। तो पहले मैं आपको उच्चारण स्थान के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि उच्चारण स्थान मतलब वर्ण की जहाँ से सबसे पहले उत्पत्ति होती है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। तो जैसे उच्चारण स्थान हमारे वर्णों की हमारे मुख से होती है, तो कई स्थान होते हैं जहाँ से इनका उच्चारण स्थान मतलब उच्चारण होता है। तो जो वर्ण जहाँ से उच्चारित होता है वहीं से उसका नाम हो जाता है। जैसे अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एक तो इनका क्वेश्चन बनता है उच्चारण स्थानों की संख्या। तो इसमें स्टूडेंट कई बार गलती कर बैठते हैं कि हमें उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी करनी है। तो यदि हमें संख्या पूछी जाती है तो हमें उच्चारण स्थानों की जो संख्या है वो संख्या में हमें उच्चारण स्थान में 8 लिखनी है। संख्या में अगर आता है तो हमें 8 लिखनी है। यदि ऑप्शन में 8 नहीं आता है तो हमें 7 लिखना है, 7 राइट करना है। यदि ऑप्शन में 8 आता है तो 8 करना है, यदि ऑप्शन में 8 नहीं आता है तो हमें 7 करना है। यदि मान लीजिए 7 और 8 दोनों ही ऑप्शन में आते हैं तो हमें 8 करना है, क्योंकि 8 सही रहेगा। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि 11 उच्चारण स्थानों को पढ़ते हैं और वो 11 पर टिक करते हैं, जबकि वो क्वेश्चन उनका अधिकतर गलत जाता है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है जहाँ पर मतलब ये तीनों ऑप्शन आए हुए हैं और अधिकतर स्टूडेंटों ने 90% स्टूडेंटों ने 11 पर टिक किया है, जबकि उनका गलत गया है। तो कई स्टूडेंटों ने 8 टिक किया है, कईयों ने 7 टिक किया है। तो जो स्टूडेंट 8 और 7 दोनों होने के बावजूद भी यदि 8 को टिक करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा 7 की बजाय। अब देखिए 8 कैसे सही है, 7 कैसे सही है और 11 हम कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, ये चीज़ मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ कि यदि हमें कुछ सूत्र हैं, यदि जैसे आपने देखा होगा कि मैथ में स्टूडेंट यदि सूत्र पढ़ता है तो सूत्र के माध्यम से उसका 100% सवाल सही होता है, और यदि वो डायरेक्ट उस बिना सूत्र की करता है तो वो गलत हो जाता है। तो इसमें यदि हम सूत्र पढ़ते हैं तो सूत्र के माध्यम से वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे हम 8 कैसे सही है, तो देखिए एक तो होता है उरस जिसको हृदय बोलते हैं, एक तो उच्चारण स्थान है उरस, दूसरा है कंठ, तीसरा है तालु, चौथा है मूर्धा, पांचवा है दंत जिनको दंता बोलते हैं, छठा है नासिका, सातवां है ओष्ठ और आठवां है जिह्वामूलम। देखो साथी, ये 8 है। मैं 8 पर जाकर जोर क्यों दे रहा हूँ कि 8 सही है, क्योंकि उच्चारण स्थान है, इनकी संख्या ये 8 है। इनको हम सवर्णता की दृष्टि से हम जब पढ़ते हैं तो इसको नहीं पढ़ते हैं, मतलब इसको काउंट नहीं करते हैं। यदि ये काउंट नहीं होता है तो इनकी संख्या रह जाती है 7, इनकी संख्या। लेकिन संख्या में जब हम पढ़ेंगे तो इसकी गिनती जरूर होती है, क्योंकि जो वर्णों का जो उच्चारण है वो हृदय से होता है, तो इसको भी हम अवश्य पढ़ते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इसको नहीं पढ़ते हैं तो इनकी संख्या रह जाती है 7। तो अधिकतर हम इनकी संख्या में हम करेंगे इनको 8, तो 8 इसलिए सही है। और यदि हम इसको काउंट नहीं करते हैं तो 7 इसलिए सही है। तो ये दोनों में से या तो एक ऑप्शन में आएगा, या तो आएगा 8 या आएगा 7। यदि दोनों ही आते हैं तो हमें 8 पर टिक करना है और 8 100% सही निकलेगा।
11 पे हमको कभी टिक नहीं करना है, क्योंकि ये जो 11 तब होते हैं जब दो उच्चारण स्थानों को मिलाकर के एक बना दिया जाता है, लेकिन उच्चारण तो उनका अलग अलग पहले ही हो जाता है, तो उनको 2 बार पढ़ने की क्या जरूरत है। 8 तो होगा नहीं, वो 11 तो होगा नहीं, सॉरी, तो 11 कैसे होगा वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन यदि संख्या का क्वेश्चन आता है तो प्रथम वरीयता आपको 8 पे देनी है, द्वितीय वरीयता आपको 7 पे देनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई संख्या की दृष्टि से। अब हमें किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों देखिए, पहला आता है सूत्र के माध्यम से मैं आपको इन सभी को बताऊंगा। और देखिए हमें डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल सूत्र पढ़ा, सूत्र हमें याद हो गया और उसी से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे पहला है अकुह विसर्ज नियनाम कंठ। देखिए दोस्तों, पहला है अकुह विसर्ज नियनाम कंठ है। देखो ये कंठ मतलब पहला उच्चारण स्थान है कंठ, मतलब कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें डेफिनेशन, हम इसको डेफिनेशन करके भी लिख सकते हैं कि इसके ये होता है इसमें, लेकिन यदि हमें सूत्र याद है तो इसी से देखो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी। देखिए ए का मतलब होता है ए और आ, इसमें ए और आ दोनों ही वर्ण आ जाते हैं अकारस्य, मतलब अकारस्य। ए का मतलब होता है ए और आ, अकार में दोनों ही वर्ण आ जाते हैं। कु का मतलब होता है क वर्ग, और क वर्ग का मतलब जानते हो कि के वर्ग में के वाली लाइन के जो 5 वर्ण होते हैं वो 5 ही आ जाते हैं, जिसमें आते हैं क ख ग घ ङ, ये 5 वर्ण आ जाते हैं। इसके बाद में आता है ह, में आता है ह। और विसर्ज का मतलब है विसर्ग, आएगा विसर्ज का मतलब होता है विसर्ग। तो देखिए दोस्तों, यदि ये सूत्र हमें याद हो गया तो हमें डेफिनेशन याद करने की, अब इसको डेफिनेशन बना लीजिए कि ए आ का वर्ग क्या न ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इतनी लंबी लाइन याद करने के बजाय यदि हम इसको अकुह विसर्ज नियनाम कंठ इसको याद कर देंगे तो सारे डेफिनेशन अपने आप याद हो गए। तो देखिए अकुह विसर्ज नियनाम कंठ है, तो मतलब इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो देखिए आ का मतलब अकार मतलब ए आ, कु का मतलब कवर्ग में आता क ख ग घ न, ह का मतलब है, और विसर्ग का मतलब है विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, अब एग्जाम में कहीं से भी कोई भी वर्ण उठाकर पूछ लिया जाता है कि ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, आपसे पूछ रहे हैं ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। यदि आपको ये सूत्र याद है तो आप आराम से, अब कु है, कु में आता है कवर्ग, और ख किस वर्ग का वर्ण है, क का, केवल का, तो केवल का उच्चारण स्थान क्या है कंठ। तो हो गया आपका क्लियर कंठ। ठीक है, इसके बाद में ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसको डेफिनेशन को लिखाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। इसमें क्या अकुह विसर्ज नियनाम कंठ अ और आ, कु का मतलब कवर्ग, ह और विसर्ज का उच्चारण स्थान कंठ। ठीक है, इसके बाद में सेकंड नंबर का आता है इचु यशाणाम तालु। इचु यशाणाम तालु, अब देखिए दोस्तों, इचु यशाणाम तालु डेफिनेशन कितनी लंबी होती है और सूत्र छोटा सा है। सूत्र यदि हमें याद है तो देखिए इकार ई इकार, बिल्कुल ई है, ई का मतलब है इकार, इकार में आते हैं ई और ई, छोटी और बड़ी। जैसे हमने आकार में छोटा ए और बड़ा आ पढ़ा था, ऐसे ई का मतलब होता है ई और ई, मतलब दोनों ही वर्ण है। जैसे मान लीजिए हम सोचते हैं कि ई सूत्र में तो ई दे रखी है, और मान लो बाई चांस एग्जाम पूछ दिया जाए कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, और हम पढ़ते हैं कि इचु यशाणाम तालु, तो सूत्र में तो ई आता है केवल, तो छोटी ई आता है, तो बड़ी ई का क्या होगा। तो इसलिए इकार का मतलब होता है ई और ई, छोटी और बड़ी दोनों। ऐसी आकार में छोटा है और बड़ा दोनों, तो ई का मतलब छोटी और बड़ी,
और देखो चू, जैसे हमने कू पढ़ा था ऐसे चू, चू का मत होता है च वर्ग, और च वर्ग का मत होता है च वर्ग के 5 वर्ण, च छ ज ज ञ, ये च वर्ग के 5 वर्ण, और य का मतलब य, और श का मतलब श। अब देखो कई बार दोस्तों से कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा से का कौन सा चिन्ह स्थान है। तो देखो जब हम यश लिखते हैं, तो ऐसे लिखा जाता है ना, यश ऐसे लिखा जाता है। तो यश वर्ण, यश जो शब्द है उसमें कौन सा से आता है वही हमें यहाँ लिखना है। यश जो वर्ण है शब्द है तो उसमें ये वाला से आता है, तो इस वाले से के साथ में क्या आएगा, तालु आएगा। ये के साथ में कौन सा से आएगा, ये आएगा, क्योंकि यश में हम क्या पढ़ते हैं, यश में हम ये वाला से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये दस्त वर्ण है, शय वर्ण है, वीडियो बनाया हो डाल रहे हो तो 20 मिनट का है ना। तो देखिए का मतलब ई और ई, चू का मतलब चेवर ने ये और शय, इनका उच्चारण कर क्या होता है, तालु। तो देखिए अब इतनी हम लंबी लाइन याद करने के बजाय ये सूत्र में याद है, इचुएशन हम तालु, थोड़ी सी लाइन है, तो इसको पढ़ने के बाद में ये आराम से याद रह सकती है एग्जाम में, इचुएशन हम तालु। और अपने मन से ई का मतलब ई, चू का मतलब च वर्ग, जैसे जैसे यह और शय का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला आता है ऋतु रसायनाम मुद्दा। ऋतु रसायनाम मुद्दा। अब देखिए री का मतलब क्या होता है, फिर वही री, क्योंकि हम वर्ण में क्या पढ़ते हैं, री का मतलब होता है री, छोटी री और बड़ी री, छोटी री और बड़ी री। और टू का मतलब वही ट वर्ग वाला वर्ण, ट वर्ग, और ट वर्ग में आते हैं ट, र, ड, ढ और न। ट वर्ग में आते हैं ट, ड, न और र का मतलब होता है र, और श का मतलब होता है श। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा। अब देखिए मूर्धा जब हम बोलते हैं तो इन वर्णों को बोलते समय जैसे री, तो हमारी जो जीभ है, जैसे ट बोलते हैं ट, तो जीभ पलट करके कहाँ पर स्पर्श होती है, ऊपर। देखो ट हम बोलते क्या है, ट, तो जीभ पलट करके ऊपर स्पर्श करती है, ट ठ, तो ऊपर मूर्धा की जगह क्या है, हमारा जो मुख का है तो ऊपर का स्थान है, बीचों बीच में जीभ के ऊपर का स्थान वो होता है मूर्धा। आप इसको उच्चारण करके बोल सकते हैं, देखो र, जीभ मतलब पलट करके ऊपर स्पर्श करते हैं, ट ध, आप उच्चारण करके स्वयं देख सकते हैं। तो देखिए री का मतलब होता है री, छोटी री और बड़ी री। टू का मतलब ट वर्ग, ट, ठ, ड, न, और र, श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। इसके बाद में अगला आता है निरतु लक्षणाम दंता। निरतु लक्षणाम दंता, देखिए लिरी, अब यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था, जैसे आकार में पढ़ते हैं, छोटा है और बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा री और बड़ी री। हिंदी में ये री एक ही होता है, हिंदी में एक ही होता है, लेकिन संस्कृत में हम इसको डबल पढ़ते हैं, छोटा और बड़ा। अब यहाँ पर ये जो लिरी है, ये लिरी केवल छोटा ही वर्ण है, इसका दीर्घ नहीं होता है संस्कृत में, केवल ये छोटा ही होता है, मतलब ह्रस्व स्वर है लिरी। तो लिरी का मतलब लिरी, और तू का मतलब होता है त वर्ग, त वर्ग, और त वर्ग में आता त, थ, द, ध और न। त वर्ग का मतलब त वर्ग के 5 वर्ण, और ल, से।
देखिए अब एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अब हमारे सामने ये तीनों ही से आ गए। अब देखिए ये वाला से है, एक ये वाला से है और एक ये वाला से, ये तीनों ही से आए हैं। जैसे क्रम से मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले ये वाला से आया था, उसके बाद में ये वाला था, उसके बाद में ये आया। देखो ये तीनों ही से अभी हमने पढ़े हैं। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन से का कौन सा उच्चारण स्थान है और ये किस से को हम किस नाम से पुकारते हैं और क्यों पुकारते हैं, वो इसी वजह से पुकारते हैं। अब देखिए ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो देखिए ये वाला से इसका उच्चारण स्थान क्या है, हमने अभी पढ़ा था यश, यश में पढ़ा है ना। तो ये इसका उच्चारण स्थान है तालु, तालु है, इसलिए इसको तालव्य शकार बोलते हैं। तालव्य शकार, तालव्य शकार बोलते हैं। यदि छोटे बच्चे इसको शेषलगम वाला बोलते हैं तो मतलब सही रहता है, लेकिन तैयारी करने वाले बच्चे या बड़े बच्चे अगर इसको शेषलगम वाला बोलेंगे तो उनके लिए ये उचित नहीं रहेगा। यदि वो शकार को तालव्य शकार बोलेंगे तो सही रहेगा। और तालव्य शकार क्यों कहते हैं, क्योंकि इस से का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए इसको तालव्य शकार बोला जाता है। इसके बाद में आता है ये वाला से। अब ये वाले से का देखिए ये रहा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, तो इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य शकार, मूर्धन्य शकार। अब इसको मूर्धन्य शकार, अब इसको हम षटकोण वाला से बोलें तो सही उचित नहीं रहेगा, इसको हम मूर्धन्य शकार बोलेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि शकार कौन सा है, मूर्धन्य शकार। और क्यों है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। इसके बाद में आता है ये वाला से, और देखो ये वाला से यहाँ आ रहा है निरतु रसानाम दंता में, तो इसको बोलते हैं दंत शकार, दंत शकार। इसको दंत शकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान क्या है, दांत है, इसकी बोलते हैं दंत शकार। तो इन तीनों से में ये डिफरेंट होता है किस से को हमें किस नाम से पुकारना है। जैसे कहीं भी लिखना है आपको शेख लिखना है, सब कौन सा से लिखना है कि इसको आपको तालव्य शकार लिखे, तो तालव्य शकार आपको ये लिख दिया। कौन सा से लिखना है, सब मूर्धन्य शकार लिखना है, तो मूर्धन्य शकार में आपको ये लिखना है। कौन सा से लिखना है, दंत शकार लिखना है, तो दंत शकार में आपको ये लिखना है। अब आपको ऐसे लिखेंगे कि सिलेट वाला से लिखिए, षटकोण वाला से लिखिए, शलगम वाला लिखिए। ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। बड़े जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ छोटे स्तर पर ही रख करके थोड़ा आगे बढ़ करके और ये चीज़ सीखनी है। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई, तीनों शकार कौन से को किस नाम से पुकारा जाता है, ये चीज़ हमको इन सूत्रों के माध्यम से क्लियर हो आगे समझ में। इसके बाद में देखिए इस वीडियो में आपके लिए सरकारी लेकर आए कहाँ सरकारी दोस्तों, देखिए मैं बीच बीच में मतलब आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ और वीडियो के अंत में आपको एक सरप्राइज वाली ऐसी चीज़ और बताऊंगा जिससे मतलब वीडियो को आप अंत में देखोगे, अंत तक देखोगे तो उसमें आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी कि हाँ ये चीज़ हमें नहीं मिली है। यदि आपको वीडियो देखने के बाद में कोई एक चीज़ नहीं मिल जाती है, नई चीज़ मिल जाती है, तो हो सकता है वो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिले उससे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद में देखिए उपु पद्य निया नाम पोस्टव, पोस्टव। अब देखिए यहाँ पर ये उपु पद्य मानो ओष्टव। अब देखिए उ का मतलब वही हमने अभी पढ़ा है, उ का मतलब होता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब देखिए इन सब में छोटा ऊ आया है, छोटा ऊ आया है, लेकिन यहाँ पर बड़ा ऊ आया है। क्यों आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा ही ऊ निकलेगा, ऊ का ऊ निकलेगा। देखो यहाँ पर बनेगा ऊ ऊ और फिर ऊ, दीर्घ ऊ है, तो दीर्घ का मतलब छोटा ऊ और बड़ा छोटा ऊ दोनों मिलकर के बड़ा ऊ होगा, इसलिए यहाँ पर बड़ा आया है। तो देखिए यहाँ निकलेगा पू, पू का मतलब होता है पेवर, और पेवर में आते हैं प फ ब और म, पेवर के पांचों वर्ण। और देखिए यहाँ से पू में से ऊ और निकलेगा इधर, तो ये बनेगा उपद्य पद्मानी है। तो देखिए पद्य नियनाम
या उपद्यमानीय बोल दीजिए। और मानिए पत्ते है ना। इसके बाद में इसमें आते हैं प और फ। देखिए दो वर्ण आते हैं प और फ, लेकिन इनसे पहले ये वाले चिन्ह आते हैं, क्योंकि ये तो अलग से हमने, अगर आप इन चिन्हों को नहीं लगाएंगे तो ये तो हमने ये पेपर में पढ़ लिए, लेकिन यदि ये चिन्ह लगे हुए आए तो इनको बोलते हैं उपद्यमानीय। इनको मतलब आधे वर्ण की ध्वनि आती है इनसे। आधे वर्ण की ध्वनि आती है। तो देखिए ऊ का मतलब ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ऊ का मतलब पवर्ग प फ व म, और उपद्यमानीय वर्ण पफ, पफ बोलते हैं इनको पफ, मतलब आधा प और आधा फ। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंता और ओष्ठ, ये हो गए 5। इसके बाद में आता है जीवा मूल्य। जिह्वामूलम। जिह्वामूल्य नाम जिह्वामूलम। तो देखिए जिह्वामूल में दो ही वर्ण आते हैं। इसमें आते हैं जिह्वामूल। जिह्वामूल में दो वर्ण आते हैं क और ख। आप देखिए क और ख ये दो वर्ण आ जाते हैं कंठ में, लेकिन इनसे पहले भी जैसे अभी हमने पढ़ा था ये दो चिन्ह आते हैं। तो इनका मतलब आधा क और आधा ख, इनका उच्चारण स्थान है जिह्वामूल। और इसके बाद में आता है नासिका। देखिए इसमें आते हैं नम, जैसे नासिका मामा नाच ममता नाच बताओ। नासिका। तो देखिए अगला उच्चारण स्थान आता है नासिका। इसमें देखिए ये पांचों वर्ण आ जाते हैं, ये वाले पांचों वर्ण आ जाते हैं। इसमें देखिए न, देखिए इसमें पांचों वर्ण आते हैं। एक तो ये वाला न है, ने है, ने, ये और देखो ने। ये वाला चेवर का न है, ये पेवर का, और 30 रुपया। ये वाला कवर का, और ये वाला है टेवर का, और ये वाला है टेवर का। इसमें पांचों ही वर्ण आ जाते हैं ने वर्ण। तो ये था नासिका। तो देखिए एक उर का है, तो उर का तो उसको नहीं पढ़ते हैं, तो ये 7 उच्चारण स्थान होते हैं। और उर का गिनती में काउंट होता है, इसलिए 8 हो जाते हैं, है ना। ये हो गए। इसके बाद में 11 अभी 11 उच्चारण स्थान होते हैं। तो देखिए एक वर्ण आता है वकारक से दंतोष्टम। वकारक से दंतोष्टम। देखिए अब वकारक से दंतोष्टम, इसमें केवल एक वर्ण आता है व, वकार। वकार का मत होता है व। इस वाले वर्ण का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ, मतलब दांत और ओष्ठ दोनों होते हैं। व मतलब जो हमारी जिह्वा है दांत और ओष्ठ दोनों से स्पर्श करती है। तो देखिए इसका स्थान होता है दंत और ओष्ठ। अब इसको देखिए दंत प्लस ओष्ठ, तो इसको हम 8 या 7 में काउंट क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके उच्चारण स्थान 2 हैं। तो इसको 2 को अपन अलग से काउंट नहीं करते हैं। ये होते हैं जिनका उच्चारण स्थान मतलब होता है, लेकिन जैसे अब इसका दंत और ओष्ठ 2 है, तो इसको हम नहीं काउंट करते हैं गिनती में। तो वह का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ। फिर इसके बाद में आता है
ए दई तो कंटोस्टव। ए दई तो कंट तालु। ए दई तो कंट तालु। इसमें देखिए ए का मतलब ए दीर्घ में आते हैं, तो देखिए ए और आई ये दो वर्ण आते हैं इसमें, ए और आई। देखो इसमें दई एक ए दई आ रहा है ना इसमें, तो ए और आई, ए दई आई दोनों बोल रहे हैं, तो ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु। मतलब देखिए कंठ भी होता है और तालु भी होता है। इसके बाद में आता है ओ दऊ तो। कंटोस्टव। ओ दऊ तो कंटोस्टव। इसमें आते हैं देखिए ओ और औ दो वर्ण आते हैं इसमें। देखो ओ दऊ, तो ओ और औ दोनों बोल रहे ना, ओ दऊ। यहाँ बोल रहे ए दई, तो ए और आई, यहाँ ओ दऊ, ओ और औ। तो कंठ तालु इसमें आते हैं कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ ये दोनों आते हैं। तो ओ दऊ तो कंटोष्टव, ओ और देखिए कंठ ओष्टव, कंठ से बोला जाता है, और ओष्ठ ओ मतलब हमारे जो ओष्ठ हैं वो दोनों गोल हो जाते हैं, ओ औ ऐसे। तो इसलिए इसका कंठ और ओष्ठ, क्योंकि कंठ से उच्चारित होते हैं और यहाँ पर आकर के होठ हमारे दोनों की आकृति गोल हो जाती है। और एक आता है देखिए अनुस्वार से नासिका। अनुस्वार से नासिका, इसमें देखिए अनुस्वार वर्ण, जो अनुस्वार वर्ण होते हैं हमारे अनुस्वार वर्ण, उसका उच्चारण स्थान होता है नासिका। देखिए तो ये हम 11 उच्चारण स्थानों को पढ़ते हैं। 8 के कौन कौन से हैं, 7 कौन कौन से हैं, संख्या में हमें 8 करना है। सबसे पहले वरीयता हमको 8 को देनी है। उसके बाद में यदि 8 ऑप्शन में नहीं आता है तो 7 को देना है, और 11 यदि दोनों नहीं आते हैं तो हमें 11 को देना है। लेकिन वो फिर 11 सही नहीं है, 8 या 7 में से एक जरूर आए। ये 11 पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो के बीच में एक बात की थी कि आपके लिए कुछ सरप्राइज मिलेगा अंत में। यदि आप अंत तक देखोगे तो सरप्राइज ये है कि जब तक एग्ज़ाम होगी उस टाइम तक हम इसको 3 बार, मतलब जो भी सिलेबस संस्कृत में दिया हो उसको 3 बार क्लियर करेंगे। और 3 बार क्लियर जब आपका हो जाएगा तो कोई भी एक क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। 30 में से 30 क्वेश्चन आपको हल होने में सहायता मिलेगी। और आप 30 के 30 क्वेश्चन सही करते हैं लैंग्वेज के, तो उसमें जैसे हिंदी में सही करते हैं, संस्कृत में सही करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और यही दोस्तों, यदि आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। और हर वीडियो में आपको मैं नई नई चीज़ लेकर के आऊँगा। और छोटी सी बारीकियाँ हैं जो हम बचपन मतलब छोटी क्लासों में नहीं पढ़ पाते हैं, वो चीज़ मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, मैं यही कामना करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।